हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में आप जानेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप जानते हो क्लास 10th की है, तो 10th क्लास के बच्चे एक्टिव हो जाएं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीखने के लिए। मैं कोशिश करूंगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बेसिक क्लियर करते हुए आपको उसको समझाने की। और ऐसे तो ये चैप्टर बहुत ही वैल्यूएबल है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको बढ़िया से समझो, जिससे कि ये वेरिएबल जो है आपके फ़ायदे की हो, आपका एक भी मार्क्स इसमें कटे नहीं। तो आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं। जैसा कि नाम से मालूम है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, अगर देखा जाए तो प्रोग्रेस या तो कोई भी नंबर या तो डिक्रीज होता है या तो इंक्रीज होता है, डिक्रीज और इंक्रीज। लेकिन डिक्रीज और इंक्रीज बनकर के जब होता है तो इसमें क्या होता है कि एक सीरीज बन जाता है। तो क्या सारे डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग जो नंबर हैं क्या एपी है? एपी में क्या खासियत है, कैसे समझेंगे कि कोई भी सीरीज हमारा एपी में है या नहीं है? तो आइए सबसे पहले इसी बात पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो एपी का मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, मतलब सीरीज का कुछ एग्जांपल लेता हूं जो कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 5, 6, 8, 12, 13, 15 एंड सो ऑन। फर्स्ट वन। सेकंड ले रहा हूँ 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। ये सारे असेंडिंग ऑर्डर में। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो लिखते हैं 53, 51, 40, 50, चलो 50 लेता हूँ, 48, 47, 45 एंड सो ऑन। एक और लेता हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आप ले लो आपका 15, 12, ठीक है, 15 या 11 लेते हैं, 15, 11, 7 और आपका 3, उसके बाद आपका -1 एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पर देखे होगा कि मैंने 4 सीरीज लिया है, सीरीज नंबर 1, सीरीज नंबर 2 एंड सीरीज नंबर 3 एंड सीरीज नंबर 4 लिया। 2 मैंने असेंडिंग ऑर्डर लिया, 2 हमें डिसेंडिंग ऑर्डर लिया। तो क्या सारे के सारे सीरीज एपी में होते हैं? क्योंकि एपी में तो हमारा क्या होता है, सीरीज चलता तो है, कोई भी सीरीज को मतलब कि आप एपी नहीं कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कैसे किस तरह के जो एपी हैं, किस तरह के जो सीरीज है वो एपी में आते हैं। एपी में वो कौन सी एक ऐसी कॉमन चीज़ है जिसकी वजह से वो सीरीज एपी बन जाता है, ठीक है ना। चलते रहते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसके डिफरेंस, टू टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस देखते हैं सबसे पहले कितने होते हैं। इसमें 1, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 1, इसमें 2। तो आप क्या देख रहे हो कि 1 2 4 1 2 चल रहा है, ठीक है ना। आइए इसके नीचे देखते हैं। इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3। क्या बात है। जहाँ यहाँ आप देख रहे हैं कि ये फ्लैक्चुएट हमारा हो रहा है, 1 2 4 फिर 1 2 इससे चलते जा रहा है। वहीं इसमें किस सीरीज पे क्या देख रहे हो कि आप 3 3 3 3 3 3 चल रहा है, ठीक है। चलिए आते इसमें देखता हूँ जो नेगेटिव में जो डिसेंडिंग ऑर्डर जा रहा है हमारा, ठीक है ना। यहाँ देखता हूँ डिफरेंस हमारा -2, -1, -3, माइनस कितना हो जाएगा आपका 2, ठीक है। और यहाँ पर -1, फिर आपका यहाँ पर देखो कितना जा रहा है -2, -2, -1, -2, -1, -2, -1 ऐसे चल रहा है। लेकिन जब यहाँ आप देखते हो तो क्या देखते हो -4, -4, -4 और -4। मतलब कि आप जब देख रहे हो कि जब डिसेंडिंग ऑर्डर हो या असेंडिंग ऑर्डर हो, ठीक है ना, चाहे आपकी वैल्यू आपका जो डिफरेंस है पॉजिटिव में हो रहा हो या नेगेटिव में हो रहा हो, ठीक। तो आप क्या देख रहे हो कि इसमें एक सीरीज में आपका फ्लैक्चुएट कर रहा है, सीरीज नंबर 1, सीरीज नंबर 3 में भी फ्लैक्चुएट कर रहा है, जबकि सीरीज नंबर 2 और सीरीज नंबर 4 में हमारा जो डिफरेंस है वो हमारा क्या हो रहा है, इक्वल चल रहा है। तो एपी का जो डेफिनेशन है या एपी के बारे में जो जानेंगे, बस सिंपली कहेंगे कि जिस सीरीज में 2 टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है अगर वो सेम हो, अगर बराबर हो, इक्वल हो, तो ऐसे सीरीज को हम लोग कहेंगे एपी।
और ये जो कॉमन हमारे जो हमारे जो डिफरेंस जो आ रहे हैं सभी में सेम आ रहे हैं, 3 3 3 है। तो इसी 3 को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। मतलब कि ये डिफरेंस जो है वो हर टू टर्म्स के बीच में आ रहा है, टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। मैं ये नहीं कहूँगा कि 12 और 18 के बीच में 3 है, नहीं, टू कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक के बाद दूसरे जो नंबर आ रहे हैं, अगर इनके बीच में का डिफरेंस अगर सेम हो तो हमारा क्या होता है, वो हमारा एपी कहलाता है। यहाँ भी आपने देखा, ठीक है ना, यहाँ पर 2 कॉन्सिक्यूटिव के बीच में 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ भी 1 चल रहा है, यहाँ पर 2 चल रहा था। तो एपी हमारा ये नॉट एपी, ये हो गया एपी, नॉट एपी, ये हो गया एपी। तो आपने क्या देखा, एपी क्यों हुआ, क्योंकि इसका रीजन क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम, कॉमन डिफरेंस सेम, सेम मतलब बराबर, इक्वल। यहां भी कॉमन डिफरेंस सेम। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब कॉमन डिफरेंस सेम हो, जब कॉमन डिफरेंस मतलब कि आपका सार्व अंतर, हिंदी बोलते हैं सार्व अंतर, अगर सार्व अंतर बराबर बराबर हो तो ऐसे सीरीज को, ऐसे श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। तो ये दो हमारे 2 और 4 जो हमारे एपी है, और 1 और 3 हमारे एपी नहीं है, जबकि ये भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये भी हमारा एक सीरीज है। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि आप ये पता आप कर लोगे कि कौन सा सीरीज हमारा एपी में है, कौन सा सीरीज आपका एपी में नहीं है, ठीक है ना। और इसी से आप पता करके आगे का जो टर्म्स है वो आप फाइंड आउट कर लोगे। चले आते हैं, यहाँ तो आपको समझ में आ गया कि कौन सा एपी में, कौन सा एपी में है। देखिए, इस चीज़ से आपने जो एपी में है उसमें आप क्या देख रहे हो, उसमें देख रहे हो कि एक फर्स्ट टर्म है और एक कॉमन डिफरेंस, अगर 2 चीज़ मिल जाते हैं तो आप क्या कर सकते हो, सीरीज बना सकते हो, एक एपी बना सकते हो। एपी बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 थिंग्स चाहिए, एक फर्स्ट टर्म और दूसरा कॉमन डिफरेंस। अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाता है, पहला पद और सार्व अंतर अगर मिल जाता है, तो एपी आपका आसानी से बन जाता है। चलिए देखते हैं कि आपका अगर 2 टर्म्स मिलते हैं तो एपी कैसे बनाते हो। ओके, तो यहाँ पर आपका मैं इसको इरेज कर देता हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं, अगर 2 टर्म्स है तो फिर आप कैसे एपी बनाओगे। और यही प्रिंसिपल जो है, यही आपका जो थ्योरी है, यही कंसेप्ट जो है आगे आपके बड़े क्वेश्चन में भी यूज होगा। ठीक है ना, तो देखते हैं आपका कि अच्छा, सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, ठीक है, इसको आप लेट कर लो ए, और जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, इसको आप लेट कर लो डी। तो मैंने अभी क्या बताया कि जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो जब ही आप निकाल सकते हो एपी, अदरवाइज एपी नहीं निकल सकता है। और एपी निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे क्या है, पहले आप ए दो, उसके बाद ए प्लस डी, उसके बाद ए प्लस 2d, और इस तरह से ए प्लस 3d। मतलब आप क्या देख रहे हो कि डी जो है, जो आगे जो आपके जो सबसे जो इसके बाद के जो टर्म्स है उस टर्म्स में डी प्लस होते जा रहे हैं। इसमें डी नहीं थे, एक डी प्लस हो गया, ए प्लस डी बन गया। इसमें एक डी और प्लस हो गया तो 2d हो गया, 2d में डी प्लस हो गया तो 3d हो गया, और 3d में डी प्लस तो ए प्लस 4d होगा। तो इस तरह से आपका टर्म्स जो है आपका टर्म्स बढ़ते जाएंगे, और इस तरह से आपका क्या बन जाएगा, एपी बन जाएगा। तो अगर एपी आपको फाइंड आउट करना है, अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपका ये आ गया कि एपी फाइंड आउट करो, तो आपको क्या चीज़ चाहिए, टू थिंग्स चाहिए, एक फर्स्ट टर्म, दूसरा कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म को ए मान दिया, कॉमन डिफरेंस को डी मान लिया, और यही आपका पूरे चैप्टर में ए और डी हम लोग मानेंगे। ठीक है ना, और इसी को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, सारे सम्स को बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी हो गया। ठीक है, तो ये एपी का एक फॉर्मूला हो गया। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल, अगर ए दे दिया है आपका 10 और डी दे दिया है आपका -2, ए दे दिया 10 और डी दे दिया -2, इसका मतलब क्या हो गया, जब आपका कोई भी डी अगर माइनस में आता है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। ठीक है ना, वैल्यू हमारी डिक्रीज आएगी। तो कोई बात नहीं, हमें तो एपी निकालनी है, तो यहाँ पर 10 दे दो। ठीक है, 10 में अगर आप 2 माइनस करते हो, क्योंकि प्लस करनी नहीं, प्लस तो हमारा प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस होता है। तो जब आप 10 में 2 माइनस करोगे तो 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0, फिर -2,
और इस तरह से आपका AP आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, AP। आपको क्या ज़रूरत पड़ी, A और D की। जब भी A और D की ज़रूरत पड़े तो AP निकल जाता है। ठीक है, चलिए। तो ये तो पता चला कि अगर सबसे पहले आपने क्या सीखा, सबसे पहले आपने सीखा कि अगर कोई भी सीरीज आपका गिवन है तो वो सीरीज आपका AP में है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात आपने क्या सीखा कि अगर AP निकालना है, ठीक है ना, AP निकालना है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का होना ज़रूरी है। अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको पता है तो आप इस फॉर्मूले के द्वारा, इस सीरीज के द्वारा आप क्या कर सकते हो, AP आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए। और इसमें आपका जो एक्सरसाइज जो दे रखी है, जो आपको 4.1 कहता है ना, उसमें आपका कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया, पूछा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका सीरीज में आपका AP में है या नहीं है, तो मैंने तो क्वेश्चन इजी दे दिया आपका डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में, इसे भी समझाने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे आपके मिल जाते हैं, आपके सीरीज मिल जाते हैं जिसको सोचना पड़ता है कि कैसे निकालें। जैसे कि मान लो कि फ्रैक्शन का हो गया, जैसे रूट का हो गया, तो उसमें आपको ध्यान देना होगा कि कैसे निकाला जाए, क्या रियली में वो हमारा AP में होता है कि नहीं होता है। तो मैंने अब तक जो बताया था वो क्या था, इजी क्वेश्चन था। और अब थोड़ा सा मैं बुक का क्वेश्चन लेता हूँ, जिससे कि आपका जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन वाले में कैसे D निकालेंगे, कहीं D तो निकालेंगे हम, है ना, और उसको फिर किस तरह से हम समझेंगे कि, और ये आपसे पूछा जाता है कि अगर ये हमारा AP है तो इसके बाद मतलब कि 3 से 4 टर्म्स आपको दे रहेंगे, तो उसके बाद 3 से 4 टर्म्स और निकालो, 3 टर्म्स निकालो या 2 टर्म्स निकालो, ये कहेंगे। ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं आपकी बुक ही बताता हूँ। ठीक है, ये तो समझ में आपको आ गया कि फर्स्ट टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो, तो इस फॉर्मूले के द्वारा आप क्या कर सकते हो, AP निकाल सकते हो। ओके, चलिए आते हैं एक क्वेश्चन ऐसा। अब ये क्वेश्चन आपके बुक के दिखाता हूँ जो फ्रैक्शन में दे रखी है। ठीक है, फ्रैक्शन में दे रखी है। जैसे कि आपका क्वेश्चन है फ्रैक्शन में है, डेसिमल में है, ठीक है ना। जैसे कि आपका दे रखा है क्वेश्चन 2,5/2, 3,7/2 ... ये 1 2 3 4 टर्म्स ही देते हैं। ठीक है ना। ये जो 4 टर्म्स जो आपको दिया, ये 4 टर्म्स के बाद अगर ये आपका AP में है, सबसे पहले आप चेक करो AP में है, तो इसके बाद के 2 टर्म्स या 3 टर्म्स आप फाइंड आउट करो। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, D1 D2 D3, क्योंकि इसमें आपके सारे जितने भी आपके टर्म्स दिए हुए हैं, सारे टर्म्स का आपका क्या करना होगा, D निकालना होगा। जब क्योंकि D जहां फ्लैक्चुएट किया, कहीं भी अगर आपका फर्स्ट और सेकंड में आपका D क्या है, सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है, लेकिन थर्ड में क्या हो गया, D चेंज हो गया। अगर आपने 1 या 2 निकाल के आपने आगे बढ़ गए तो समझो कि आपकी गलत होनी 100% है। ठीक है, जिस सीरीज में या ना लिखा हो कि इन दिस AP या इन AP, उस सीरीज को तो चेक करना ही चाहिए। ठीक है ना। तो आइए हम लोग D1 निकालते हैं। पहले D1 कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो इसका फॉर्मूला भी एक हो गया सेकेंड टर्म, है ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और सेकेंड टर्म आपका कितना दिया हुआ है, 5/2 माइनस का 2। ठीक है, 2 2 जा 4, 5 - 4/2 1/2 आ गया। 2 2 जा 4, 5 - 4/2 = 1/2 आ गया। चलिए D2 निकाल रहा हूँ, 3 - 5/2, 2 3 जा 6, 6 - 5/2 1/2। D3 निकाल रहा हूँ, 7/2 - 3, 2 3 जा 6, 7 - 6/2 1/2। आप क्या देख रहे हो, 1/2 1/2 1/2। जब D1 D2 और D3 का कॉमन डिफरेंस आपका 1/2 है और सेम है, तो समझो कि हमारा ये AP में है। जब AP में है तो 4 टर्म्स दे रखे, 2 टर्म्स और निकाल लो, 2 टर्म्स और निकाल लो। तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, है ना, फिफ्थ टर्म दिखना होगा, फिफ्थ टर्म इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग जब हमारा A और D गिवन होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो आगे वाले जो नंबर में D को प्लस करके क्या करते हैं, हम लोग आगे नेक्स्ट नंबर को फाइंड आउट करते हैं। अब 7/2 दे रखा है, 7/2 में अगर 1/2 D हमारा यही है, अगर इसको प्लस करेंगे 7/2 + 1/2 = 8/2 = 4, तो हमारा फिफ्थ टर्म 4 हो गया। सिक्स टर्म
4 में प्लस कर दो 1/2, तो कितना हो गया 4/2 कितना आपका 4 2 8 और 9/2। और 7 टर्म, अगर 3 टर्म निकालने के लिए बोल दिया, 7 टर्म निकालने के लिए 9/2 में आप प्लस करो 1/2 तो 10/2 आएगा और ये हो गया आपका 5। तो इस तरह से अगर कोई भी सीरीज एपी में है तो अगर एपी में है तो क्या करना है, उसके नेक्स्ट अगर टर्म्स निकालने हैं तो ये प्रोसेस से करनी पड़ेगा। ये मैंने फ्रैक्शन के इसलिए लिया कि फ्रैक्शन को कैसे हम फाइंड आउट करोगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन फ्रैक्शन का और भी गिवन है, ठीक है, एक क्वेश्चन फ्रैक्शन का और भी है, उसको भी देख लेते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ फ्रैक्शन वाले कैसे बनते हैं। लेकिन इसमें कोई खास बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। आपका एक बताता हूँ, डेसिमल का बताता हूँ, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। हमेशा D1 D2 D3 निकालेंगे, अगर 4 टर्म्स दे रखे सभी निकालें, सभी में इक्वल होने चाहिए, जब ही आपका 5th 6th और 7th टर्म निकलेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सारे के सारे क्या है, बेसिक चीज़ है। अगर ये बेसिक क्लियर नहीं होगा तो फिर आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज आपसे गुस्सा आ जाएगा, वो आपसे बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो हम क्या आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, जो आपका डेसिमल में है। पहले लेता हूँ आपका 0.2 0.22 0.222 और इसी तरह से आपका 0.2222 दे रखा है और ये डॉट डॉट डॉट, ठीक है, एक डेसिमल की है। तो यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ भी D1 D2 जिससे निकालना है, जो सेम प्रोसेस हमारा देखना है कि हमारा AP है या नहीं, ठीक है। दिस माइनस दिस करेंगे 0.22 माइनस 0.2, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, एक 0 डाल दो 2 डिजिट हो गया। अब 22 में से 20 जाकर कितना बचेगा 0.02 बच जाएगा, 0.02, 22 में से 20 जाएगा तो 2 बचेगा। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ पर है, तो यहाँ भी 2 डिजिट हो चाहिए। नेक्स्ट 0.222 है, माइनस में 0.22 दिया हुआ, यहाँ भी एक 0 डाल दो, ठीक है। यहाँ पर 222 लिखी हुई है, उसमें 220 जाएगा तो 0.002 आ गया, मतलब कि यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट हो गया, ठीक है। अब यहीं पर आपको समझ में आ रहा होना चाहिए कि आपका ये D1 और D2 इक्वल नहीं है। फिर भी अगर आप D3 निकालना चाहते हो तो निकाल लो, ठीक है ना। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप निकाल सकते हो, यहाँ भी 0 डाल दो तो 0.0002 आएगा। और इस तरह से आप क्या देख रहे हो, D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, शो इट इज नॉट इन AP, ये AP भी नहीं है, ठीक है। इस तरह समझ में आपको आया। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी जब भी, मतलब कि अगर कोई सीरीज दे दे और आपको AP नहीं लिखा रहेगा, ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन में आप देखोगे कि इन AP अब सीरीज दे देगा, तब वो आपसे पूछेगा। लेकिन जब आपको इन AP कुछ दिया नहीं आ रहा तो फिर आपको D1 D2 जैसे निकालना पड़ेगा, तब कहीं आगे अगर तीनों की वैल्यू सेम हो गई तो हम लोग आगे बोलेंगे कि हाँ ये AP में है, अदरवाइज सेम नहीं होगी तो नॉट इक्वल टू एंड नॉट एन AP, ठीक है। एक क्वेश्चन में बताऊंगा, ये डेसिमल का हो गया, एक क्वेश्चन बताऊंगा रूट वाली, ठीक है। रूट की देख लो, आपकी बुक के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने इसे एक्स्ट्रा नया लिया, आपकी बुक की है, ये सारे के सारे आपको कभी कभी माइंड को डाइवर्ट कर देता है। आप देखो एक क्वेश्चन जो आपके रूट वाली है वो बताता हूँ। ऐसे रूट की 2-3 क्वेश्चन दे रखी है, लेकिन मैं एक बताता हूँ आपका, √2 √8 √32 √18 √32 एंड डॉट डॉट डॉट। अब रूट वाली यहाँ तक क्वेश्चन है, ठीक है ना। जिन बच्चों को 9th क्लास का मैथ जो है आपको बढ़िया समझ में आया होगा, पर्टिकुलरली 1.5 एक्सरसाइज जिसको समझ में आया होगा तो भी ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर की जो वैल्यू है अगर वो कंपोजिट नंबर है तो उसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं और जो पेयर बनता है उसे बाहर निकालते हैं, जो अनपेयर है उसको रूट के अंदर रखते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमें वही करनी पड़ेगी। यहाँ √2 ये तो प्राइम नंबर है, √8 है तो 2 × 2 × 2 कर दिया, √18 है तो 2 × 3 × 3 कर दिया, √16 है 2 × 4 × 4 कर दो, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, 2 बाहर निकल रहा है, 3 बाहर निकल रहा है, 4 बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पर √2 करो, 2 √2 3 √2 4 √2
और इस तरह से ये डॉट डॉट आगे बढ़ते जाएगा। अब आपको क्या चेक करना है? चेक करना है यह है कि आप हमारा एपी में है या नहीं। सबसे पहले आपने क्या किया, कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फॉर्म में आप लाया, ठीक है ना, सभी एक कैटेगरी में आ गया होगा। अब यहाँ देखो D1 निकालो, 2√2 माइनस में √2। अब 2√2 में √2 मतलब कि 1√2 माइनस होगा तो क्या होगा, आपको ओनली √2 बचेगा। D2 निकालो, 3√2 माइनस 2√2 मतलब 3 में से 2 के 1 मतलब कि √2 बचेगा। D3 निकालो और 4√2 था ना, 4√2 में 3√2 माइनस करेंगे तो यहाँ भी √2 बचेगा। क्या देख रहे हो आप, D1, D2 और D3 तीनों के तीनों वैल्यू सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो दे रखा है क्वेश्चन सीरीज जो दे रखी है वो हमारा क्या है, एपी में है। अब एपी में है तो इसके बाद वाली जो टर्म्स है 2 निकालो, 3 निकालो, जितने भी टर्म्स अगर आपसे पूछा जाएगा ना उतनी आप निकालोगे, ठीक है। चलिए तो 1 2 3 4 है ना, फिफ्थ निकालते हैं। फिफ्थ टर्म में मैंने क्या बताया था कि फिफ्थ टर्म में आप क्या करो, डी प्लस करोगे। फिफ्थ टर्म हमारे यहाँ पर दे रखा है 4√2 प्लस में √2, ठीक है, प्लस कर दिया मैंने। तो आपका यहाँ 1 है, 4 + 1 कितना हो गया, 5 हो गया। लेकिन ये तो इस फॉर्म में आया, ठीक है, अभी यहाँ रखने दो। सिक्स्थ टर्म में आपका 5√2 प्लस √2 इक्वल टू 6√2 और 7 टर्म जो है 6√2 प्लस √2 इक्वल टू 7√2। तो 5√2, 6√2 और 7√2 इन्हें इस फॉर्म में नहीं लानी है, हमें इन्हें इस फॉर्म में लाने हैं क्योंकि मेन ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में है, इसीलिए। तो क्या करते हैं, ये जो 5 बाहर में है उसको अंदर कर देते हैं। तो अंदर जाने के बाद 2 बार हो जाता है, 5 × 5 × 2 हो गया मतलब कि 50, 6 × 6 × 2 हो गया मतलब कि √72, ठीक है, और 7 × 7 × 2 हो गया √98, ठीक है। तो इस तरह से फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th टर्म निकल गया आपके, ठीक है, निकाल दिया आपने। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने बताया आपको, सिंपल में बता भी दिया, फ्रैक्शन भी बता दिया, और आपका जो फ्रैक्शन के बाद क्या था डेसिमल भी बता दिया, और एक रूट वाला जो था ये भी बता दिया। इस तरह से देखता हूँ कि एक्सरसाइज जो आपका 1.1 है वो आपका क्लियर है, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज 1.2 में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है लेकिन कुछ रूल के अकॉर्डिंग चल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मूला ही आपका है, तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप इसको फाइंड आउट करोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसमें तो रहे नहीं, अभी मैंने जो मैंने बता दिया, ठीक है। अगर इसके बाद को छोड़ करके अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको हार्ड लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखने में या कुछ कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, मैं उसे देख लूँगा, उसके बाद जैसा होगा उसको मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। चलिए बात यहाँ तक है। अब बात आ जाती है क्या 4.2 की। 4.2 की जो बात होती है तो उसमें आप क्या है कि उसमें एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले के बेस पर ही सारा का सारा क्वेश्चन इस पर डिपेंड है। तो 4.2 में ही देखता हूँ थोड़ा सा एक छोटी सी ब्रेक में। एक्सरसाइज 4.2 जो है उसमें एक ही फॉर्मूला है और एक फॉर्मूले से पे बेस पर ही आपका सारा एक्सरसाइज है। उसमें अगर बढ़िया से समझ में अगर आपको आ जाएगा तो फिर क्वेश्चन किसी ढंग से पूछिए आप बना दोगे, ठीक है। चलिए आता हूँ आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि किस टाइप के फॉर्मूले हैं। इसमें सबसे पहले आपसे ये तो आपने देख लिया कि जब मैंने कोई एक सीरीज दिया था तो 4 से 5 टर्म्स ले लिया, तो 4 से 5 टर्म्स में अगर ए और डी पता आपको है, ठीक है ना, ए और डी पता है, तो आप प्लस 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 करते करते आप कुछ टर्म्स तक आप निकाल सकते हो। लेकिन जब मैं आपको ये ए और डी दे दूं और ये पूछूं कि आपको
59 टर्म्स में कौन सा नंबर आएगा। शायद आप उसमें टाइम लोगे और उसमें टाइम लोगे अगर फॉर्मूले पता नहीं हो तो, लेकिन फॉर्मूले पता होने पर क्या है, आप आराम इजीली इसको बना लोगे। तो फॉर्मूले है क्या, आइए देखता हूँ। तो फॉर्मूले है क्या, तो उस चीज़ को देखता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले कहूँगा कि nth टर्म या an या tn या लास्ट टर्म, ये 4 नामों से जाना जाता है। nth टर्म, an, tn और लास्ट टर्म, सबके एक ही फॉर्मूले होते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पर n टर्म लिखो या an लिखो, तो an लिख दिया मैंने, और यही आपके बन गए फॉर्मूले। इस फॉर्मूले में आप देखो कितने वेरिएबल है, 1 2 3 4 वेरिएबल है। इन वेरिएबल में अगर कोई भी 3 वेरिएबल गिवन अगर आपका है तो आप आसानी से 4th वेरिएबल निकाल सकते हो। कोई 3 वेरिएबल अगर आपको पता है तो 4th वेरिएबल आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं, कुछ ऐसे ही एक सीरीज लेता हूँ जिसमें कि आपको उस पोजीशन वाले आपके जो नंबर है उसको बताना आपको है कि मैं आपको एक सीरीज दे रहा हूँ और उसमें मतलब कि आप बताओ कि इस पोजीशन में कौन सा नंबर आएगा। ठीक है ना, तो यही फॉर्मूला आपको काम आएगा। ठीक है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये n माइनस 1 इंटू डी हुआ क्यों, अब इसके लिए मैं आपसे बात करूँगा जो मैंने अभी आपको बताया था। जब a और d पता हो और AP निकालो, तो मैंने कौन सा फॉर्मूला बताया था, a प्लस डी a प्लस 2d बताया था ना। आइए उस पर थोड़ा सा गौर करते, जब भी कहीं फॉर्मूला आपको पता चलेगा कि फॉर्मूला आया कहाँ से। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d, देख रहे हो ना, ये ऐसे ही लिखा मैंने। अब यहाँ तुम ध्यान से अब समझोगे, मेन चीज़ यही समझनी है। इसमें डी है क्या, नहीं है, ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। ठीक है, समझ में आ रहा तो होगा। आप देख रहे हो कि सेकेंड टर्म है तो डी कितने हैं, 1। थर्ड टर्म है तो डी कितने हैं, 2। फोर्थ टर्म है तो डी कितने हैं, 3। इसका मतलब क्या हुआ, जितने टर्म्स रहेंगे उसमें से 1 माइनस करके उतने डी आते हैं। अगर मैंने कह दिया कि अगर कोई सीरीज दे दिया, अब कह दिया मैंने कि 56 टर्म निकालो, 56 का मतलब क्या होता है, 55d, मतलब a प्लस 55d। ठीक है, उसी बेस पर जब nth टर्म की बात करते हैं, nth टर्म जो कि आपका अननोन है, पता नहीं है, nth टर्म की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें 1 माइनस करने की ज़रूरत पड़ जाती है। जब भी मैंने n माइनस 1 किया, ठीक है ना, क्यों 1 किया, आप देख लिया आपने कि फर्स्ट टर्म में आपका डी नहीं है, सेकंड टर्म से स्टार्ट हो रहा है, और सेकंड टर्म में डी कितने हैं, 1, थर्ड टर्म में 2, फोर्थ टर्म में 3। तो जितने टर्म्स होते हैं उससे एक कम क्या होता है, डी होता है। इसलिए हमारे फॉर्मूले बने an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब इन 4 वेरिएबल में से अगर 3 वेरिएबल पता हो जब भी आप निकाल सकते हो, नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या होगा, अगर आपका 4 वेरिएबल में से 3 वेरिएबल नहीं दिया हुआ तो फिर आपका कुछ ऐसा उप देगा जिसके कारण से 2 इक्वेशन बनेगी और 2 इक्वेशन को सॉल्व करके आप उसको फाइंड आउट करोगे, लेकिन अभी वो आने में देर है। तो सबसे पहले यहाँ कर देते हैं, ठीक है ना। तो आइए आपके बुक का ही क्वेश्चन लेता हूँ। बुक के क्वेश्चन लेने से क्या होता है कि आप जब बुक सॉल्व करते हो तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इस क्वेश्चन का ये आंसर हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखता हूँ, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें पूछा जा रहा है कि 30 टर्म ऑफ द AP, 30 टर्म ऑफ एन AP। देखो यहाँ पे AP लिख रखी है, ये AP लिख रखा है। AP लिखने का मतलब होता है 30 टर्म ऑफ द AP, ठीक है ना, ऑफ द कर दो, ठीक है, क्या होता है एन। और यहाँ पर क्या दे रखा है, AP क्या दिया आपका 10 7 4 ... ये आगे बढ़ेगा।
अब 30 टर्म क्या होगा, अगर इसी तरह से डिक्रीज वैल्यू होते जा रही है तो 30 टर्म निकालने के लिए आपके हाथ की उंगलियों में टाइम बहुत मतलब ज़्यादा ले लेगा और आप निकाल नहीं पाओगे। लेकिन जब फॉर्मूले आपके पास है तो आप आराम से निकाल लेंगे। लेकिन इससे पहले आपको क्या क्या चाहिए, एक, अगर 30 टर्म निकालने के मतलब 30 टर्म्स निकालने जब बोलेगा तो आप समझना कि एन की बात कर रहा है। जब 30 टर्म निकालने के लिए कह रहा है तो आपको ये एन की बात कर रहा है, और ए इस जगह पर एन कितना है 30। तो आप यहाँ लिखो, जब सॉल्यूशन जब बनाओगे तो आप n इक्वल टू 30, ए कितना हो गया, ए हमारा हो गया 10 और डी हो गया 7 माइनस 10 मतलब कि -3। तो n भी पता हो गया, a भी पता हो गया, d पता। मैंने ऐसे ही बताया था आपको कि जब n इन चारों में से कोई भी 3 वैल्यू गिवन होगा जब भी आप निकाल सकते हो, अदरवाइज 10 निकाल सकते हो। ठीक है ना। अब 3 आपके वैल्यू पता हो गए, चौथे क्या है an, तो लिखो an इक्वल टू, ए की जगह पर कितना लिखेंगे 10 प्लस और n -1 मतलब 30 -1 कितना हो गया, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ 30 -1 इंटू डी, डी हमारा -3 है, ब्रैकेट में दिया 10 प्लस 10 -1 कितना हो गया 29, 10 माइनस 9 3 27, 9 3 27 20 सॉरी 87 हो गया आपका, 87 -77 -77 क्या हो गया आपका, इसका आंसर हो गया। तो आपने क्या देखा कि अगर एक सीरीज जो है उस सीरीज में आपका ए और डी तो मिल जाएगा, अगर ए भी मिल दिया, और उसके अलावा अगर आपको साइड से उसमें आपका उन्होंने क्या दे दिया एन 30 टर्म, तो एन निकाल करके आप इसको आराम से इसका वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। ठीक है, क्या निकाल के एन निकाल करके। ठीक, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपसे ऐसे कहेगा, लेकिन कुछ इसमें चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है, अब देखो, एक तो मैंने बता दिया 30 टर्म, अभी 30 टर्म यहाँ पर हो या 30 टर्म यहाँ लिखा हो, बात बराबर है। ठीक है, तो मैं फॉर्मूले को इरेज नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मूले को बोर्ड पर रखी हुई है, लिख दिया मैं, लिखी हुई है। और आप क्या देखोगे इसमें, अब इसमें देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कुछ हट करके है। और इसके बाद देखो विस्टम, यहाँ विस्टम हो रहा है, विस्टम 38 13 18 डॉट 78। देखो 3 8 30 18 78। अब 78 में टी एच नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये ए एन है। जब अगर टी एच लिखी होती है तो हम उसको एन बोलते हैं, और जब नहीं लिखा होता है तो हमें आपका एन मालूम है। तो ए पता है, डी पता है, 8 3 क्या 5, और ए एन पता है 78। तो मैंने बताया फॉर्मूले दे रखे हैं आपका, ए पता है, डी पता है, एन पता है, एन निकालना है, एन एन। चलिए फॉर्मूले में आते हैं। तो 78 इक्वल टू 3, एन की जगह वैल्यू पुट कर दो, एन की जगह कितनी दे रखी वैल्यू, अच्छा एन तो निकालना हमें, एन हमें निकालनी है। बी कितने आए हमारे 5, 5n माइनस 5, ये 78 हो गया। 78 5 3 क्या कितना हो गया आपका माइनस, एन की वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया। तो इस तरह से आपने नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिया जो कि दिए जो आपके इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। इस एक्सरसाइज का जो और क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, आप उसे बढ़िया समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसमें मैं शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता हूँ ताकि मतलब कि आपको बोरिंग ना हो और
अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करना, वो तो आपका हक बनता है, ठीक है। और सब्सक्राइब तो है ही आपका, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।